जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। और मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। और आज का मेरा मौजू है पाकिस्तान की इक़्तिसादियात। पाकिस्तान की इक़्तिसादियात एक ऐसा मौजू है जो आप कह सकते हैं कि एक सदाबहार मौजू है। हर वक्त इसके ऊपर बात होती है और इसके ऊपर गुफ्तगू होती है। हमारे जो सियासी ज़िम्मेदारान हैं, अकाबरीन हैं, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, वो भी रोज़ाना अपने अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक मुल्क की इक़्तिसादियात के ऊपर बात करते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। हर एक दूसरे को कहता है कि मुल्क की इक़्तिसादियात जो सी उसमें ख़राबियों की वजह ये है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी जो सी है वो बहुत संगीन सूरत हाल की निशानदेही कर रही है। अब देखते हैं कि रोज़ाना हुकूमत की तरफ से जो वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं वो और उनकी जो मुआशी टीम है, उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर, ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा। अभी आज ही इसहाक डार ने स्टॉक एक्सचेंज की एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया और ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस बात का सबूत दे सकता हूँ विद डॉक्यूमेंट एंड विद फैक्ट्स एंड फिगर कि पाकिस्तान जो सा है वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ क्या है, जो मुखालिफिन हैं, मतलब जिसको लीड कर रही है तहरीक इंसाफ और उनके साथी, वो रोज़ाना ये कहते हैं कि पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है, पाकिस्तान का किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है, हालात ऐसे हैं, हुकूमत ने ऐसे गलत फ़ैसले किए हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। ये जो सूरत हाल है इसने आम आदमी को एक अजीब कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट में मुब्तला कर रखा है। हर आदमी, हर पाकिस्तानी इस वाले से परेशान है और इसलिए भी परेशान है कि दरअसल पाकिस्तान की जो इक़्तिसादियात है और मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो डिफ़ॉल्ट मुल्क कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। आप सोचें ज़रा इस बात का कि एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर कम अज़ कम 120 अरब डॉलर का कर्ज है, एक ऐसा मुल्क जिसका हर शहरी और हर बच्चा पैदा होते ही कमो बेश 2.5 लाख रुपए का मकरूज होता है, एक ऐसा मुल्क जिसके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो अराउंड 12-13 अरब डॉलर्स हैं। और मैं आपको बड़ी दिलचस्पी की बात बताऊं कि जिस मुल्क के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं ना, जिसके साथ हमारी लड़ाई है, उसके फॉरेन रिजर्व मैंने अभी देखे हैं और मैं हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व के मुकाबले में इंडिया के फॉरेन रिजर्व जो से हैं 532 अरब डॉलर है। यानी हमारे 13 अरब डॉलर है, उनके 532 अरब डॉलर है। हमें इससे सीखने की भी ज़रूरत है और सोचने की भी ज़रूरत है, फ़िक्रमंद होने की भी ज़रूरत है। एक मुल्क जिसकी आबादी 22 करोड़ है, उससे भी ज़्यादा है, और उसके पास टोटल रिजर्व जो से वो 13 अरब डॉलर है। उस पर जो कर्ज है वो 120 अरब डॉलर का है। उसका जो डॉलर है, उसका जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में इतना नीचे जा चुका है कि इस वक्त 226 रुपए का एक डॉलर आ रहा है। मैं दिलचस्प बात बताऊँ, अगर आगे हम इस पर बात भी करते रहेंगे, हम पूरे टेबल्स भी आपके सामने रखेंगे। मैं एक छोटी सी बात बताने लगा हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त एक डॉलर जो था वो 3.5 रुपए का था। अब जबकि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं तो ये डॉलर जो सा है वो ऊपर जाता 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 अब 226 रुपये पर है। और 226 में भी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई सिफारिश करनी पड़ेगी, कोई दबाव डालना पड़ेगा, कोई ख़ास तलकात इस्तेमाल करना पड़ेंगे कि आपको 226 का डॉलर मिल जाए। वजह क्या है कि डॉलर पाकिस्तान से स्मगल हो रहा है। पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ने तो हवाला मंडी को ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग सरगर्म हैं, यहाँ पर ऐसे एजेंट्स सरगर्म हैं जो डॉलर के संदूक भर भर के पाकिस्तान से अफगानिस्तान लेकर जा रहे हैं। यहाँ से पाकिस्तान से गंदम जो सी है वो स्मगल हो रही है, अफगानिस्तान जा रही है। ये जो स्मगलिंग है और ये जो चीज़ है, इसने पाकिस्तान के रुपए के ऊपर एक और भी दबाव डाला हुआ है, एक और इशू बना हुआ है। फिर आप दूसरी तरफ देखें, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, कि जो पाकिस्तान का ट्रेड है वो एक अरसे से दबाव का शिकार है, तजारती खसारे का शिकार है पाकिस्तान। अब हुकूमत ने आके कुछ इंपोर्ट्स के ऊपर बैन किया है, कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं, तो वो तजारती खसारा जो है वो कदरे कम हुआ है, लेकिन तजारती खसारा मौजूद है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है जो चीज़ें वो महंगी हैं। मसलन पेट्रोल है, पेट्रोलियम मसनूआत है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है वो उसके ऊपर जाता है खाम ऑयल के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। वो इतना ह्यूज है, पूरी ट्रेड एक तरफ होती है और वो अकेला ही एक तरफ होता है।
پاکستان کی صورتحال یہ ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دالیں تک باہر سے منگواتے ہیں، ہم جو کوکنگ آئل ہے وہ باہر سے منگواتے ہیں، اور یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جب ہم ان کو امپورٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بڑھتا ہے، اور تجارتی خسارے کے بڑھنے کا مطلب جو سا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو انٹرنل پریشر ہے اکانومی کا اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ خطرناک قدم کو چھوتا ہے۔ اب اس سے بھی ہم آگے کی طرف چلے جائیں، یہ تجارتی خسارہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں پاکستان کے دیگر جو شعبے ہیں، پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں، پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اور پولیٹیکل کانفلکٹ جو سیاسی ایک کشمکش اور رسا کشی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو اکانومی ہے وہ ٹھیک طرح سے گرو نہیں کر پا رہی۔ پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کا ایگریکلچر، پاکستان میں سیاحت، پاکستان میں کنسٹرکشن، ایون کوئی بھی کام اور کاروبار اور بیرونی سرمایہ کاری جو سی ہے دیٹ از شرنکنگ ریپڈلی، تیزی کے ساتھ سکڑ رہی ہے، اس میں کمی ہو رہی ہے۔ آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ ٹوٹا نے پاکستان میں آپریشن بند کر دیا اپنا پروڈکشن کا۔ ابھی پچھلے دنوں میں بہت بڑا اشتہار اس نے اخبار میں دیا ہوا تھا کہ ہم اپنے کارکنوں کو نکال نہیں رہے ہیں۔ کب تک نہیں نکالیں گے؟ اگر وہ پروڈکشن ہی نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی فارغ کریں گے، بے روزگاری پھیلے گی۔ سوزوکی جو سی ہے وہ اپنے آپریشنز بند کر رہی ہے، گاڑیاں جو سی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے وہ اس کو واپس اٹھا رہے ہیں۔ چلے ملٹی نیشنل باہر کی کمپنیاں تو بڑی دور کی بات ہے، پاکستان کے اپنے جو انویسٹرز ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، وہ بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ملیشیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، فلپائن میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں نہیں کر رہے۔ سو گراؤنڈ بہت گرم ہے، حالات بہت خراب ہیں، اور اس سے ساری صورتحال کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ جو ہے وہ کوئی اور نہیں بھگت رہا، وہ پاکستان کا ایک عام آدمی بھگت رہا ہے، مہنگائی کی شکل میں، غربت کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، بھوک کی شکل میں، افلاس کی شکل میں، پسماندگی کی شکل میں، اور جہالت کی شکل میں، ناانصافی کی شکل میں۔ معاشرہ ان تمام مسائل کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ کیسے سیٹل ڈاؤن ہوں گے۔ میں یہاں پہ ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں، اکانومی جو سی ہوتی ہے، اقتصادیات، معیشت، دیٹ از جسٹ لائک بلڈ ان اے باڈی۔ جسم کے اندر خون کی طرح سے ہوتی ہے، اگر خون جسم کے اندر پراپر نہیں ہوگا تو جسم بیمار پڑنا شروع ہو جاتا ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں، سنگین قسم کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، جگر، گردہ، دماغ، دل کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور ہم خود بدقسمتی سے اس کیفیت کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں، کبھی جا کر سوچیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ آٹا، دال، چاول، چینی، سبزی لینے کے لیے کون سے کٹھن مراحل میں سے گزرتا ہے۔ اس بیچارے کی جیب میں 50 روپے ہوتے ہیں، اور جو چیز ہے اس ایک چیز کی قیمت ہی 200، 250، 300 روپے ہوتی ہے، اور اس نے 50 روپے کے اندر اپنے گھر کی ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں۔ ایک ملک جو ہے وہ اس شکل میں خوشحال ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، جب اس کی مڈل کلاس جو سی ہے وہ ایکسپینڈ کرتی ہے۔ اس کی جو مڈل کلاس ہے، اس کا جو متوسط طبقہ ہے اس معاشرے کا، اگر وہ پھیلاؤ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوا ہے پچھلے 5، 6، 7، 8، 9، 10 سال میں؟ ہمارا جو مڈل کلاس ہے، خاص طور پر پچھلے 5 سے 6 سال کے دوران ہماری مڈل کلاس شرنک ہوئی ہے۔ وہ اس طرح سے شرنک ہوئی ہے کہ اس میں سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد گر کر نیچے غریب کلاس میں گئی ہے، اور غربت سے نیچے گر کر خط افلاس سے بھی نیچے لوگ گئے۔ لوگوں کو بیچاروں کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے تو دوسرے وقت کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور ایک یاد رکھیں بات کہ اکانومی کا جو بحران ہے، جو کرائسس ہے، اس کا اینڈ آف دا ڈے یہ ہوتا ہے کہ ملک میں بد امنی اور انتشار پھیلتا ہے، جرائم پھیلتے ہیں، لا قانونیت پھیلتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ان چیزوں پر کنٹرول نہ کیا گیا تو بہت جلد یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کا ڈالر، پاکستان کا تجارتی خسارہ، پاکستان کی جو ریزروز ہیں، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج، پاکستان کی پیٹرولیم مصنوعات، پاکستان میں انرجی کرائسس، پاکستان کے اندر موجود مسائل جو سے ہیں، یہ ایسے شکنجے کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں جو خدا نہ خواستہ جس کو روکا نہ گیا تو یہ ہماری اکانومی کی ہڈی پسلیاں توڑ ڈالے گا۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، لیکن جنہوں نے نکالنا ہے
वो बदकिस्मती से इलेक्शन कराने और इलेक्शन ना कराने के चक्कर में है। एक तरफ से खींचा जा रहा है कि हमने इलेक्शन वक्त पर कराने हैं, एक तरफ से खींचा जा रहा है कि नहीं वक्त से पहले होने चाहिए। लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा नहीं है इन लोगों को जो हमारे सियासी अकाबरीन हैं, बेशक वो हुकूमत से हैं बेशक वो अपोजिशन से हैं, कि हम इकॉनमी के ऊपर कोई मुतफ़िका लाए अमल तय करें। अगर हमने इकॉनमी के ऊपर इत्तफ़ाक़ी राय ना किया तो फिर सियासत और मुआशरत और मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। और मैं यहाँ पर दरख्वास्त करूँगा जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनसे कि कम से कम एक काम ज़रूर करें। आप सारा तो बाकी कुछ करते ही हैं, एक काम ज़रूर करें कि ये जो मुल्क के सियासी लीडर्स हैं ना, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, इन सबको पकड़ें और कमरे में बंद कर दें और उनसे कहें कि जब तक आप इकॉनमी के ऊपर कोई मुतफ़िका लाहेमल तय नहीं करेंगे आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। इनको पकड़ें, इनको प्रेशर में डालें, इन पर दबाव डालें, इन्हें इस बात पर लेकर रहें कि आप बाकी तमाम चीज़ें एक तरफ रखें, इकॉनमी को देखें। मुल्क की इकॉनमी अगर मज़ीद डिस्टर्ब हो गई तो ख़राब सूरत हाल हो जाएगी। आप जानते हैं IMF आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, दुनिया के जो इक़्तिसादी इदारे हैं वो नहीं मान रहे आपकी बातों को, आपके दोस्त ममालिक आपसे पीछे हट रहे हैं। चीन कहाँ है, सऊदी अरब कहाँ है, UAE कहाँ है और हम कहाँ हैं, ये सोचने की बात है। मुल्क को टेररिस्ट का ख़तरा है, मुल्क की इकॉनमी को डिस्टर्बेंस है, सैलाब से के बाद के हालात ख़राब हैं, हम इन चीज़ों पर नहीं गौर कर रहे हैं। इकॉनमी को ठीक करने पर गौर करें। और ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आखिरी 2-4 बातें, मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में अमन लाएं, पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग दें, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शंस को फ़रोग दें, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को बूस्ट करें, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हौसला दें, पाकिस्तान में नेचुरल सोर्सेज के साथ एनर्जी पैदा करें, पाकिस्तान के जो नेशनल इदारे हैं जो पता नहीं कब से खसारे में जा रहे हैं वहाँ से करप्शन ख़त्म करें, मुल्क में कानून की बालादस्ती पैदा करें, तो ये हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इसकी तरफ जाने के लिए जिन लोगों ने ये काम करना है अगर वो आराम से मान जाए तो ठीक है, वरना जैसे कहते हैं ना डंडा पी रहा है बिगड़िया तिगड़िया था, इस काम के लिए तो डंडा भी इस्तेमाल करना पड़े तो ग्रेज नहीं करना चाहिए। मेरी यही बात है, यही गुफ्तगू है। हम इकॉनमी पर बात करते रहेंगे, बहुत सारे इसके पहलू हैं, हम एक सीरियल में इस पर बात करेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आएंगे, हम चीज़ों को दूसरे वालों के साथ कंपेयर भी करेंगे। लेकिन आज का इतना ही है कि मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल तशवीशनाक हालत में है, मुश्किल सूरत हाल में है। दिवालिया अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान हो, लेकिन अगर नहीं होता तो खुदा के लिए अवाम दिवालिया हो जाएंगे। आम आदमी जो है वो भूख से मर जाएगा। उसको निकालने के लिए कोई लाहेमल तैयार करें, और लाहेमल तैयार करने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करें, बाई हुक कर क्रुक। जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए इकट्ठा किया जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं व्यूअर्स आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूँ। एक कार्टून शाया था पाकिस्तान टाइम्स में 1950-51 में। उस वक़्त अमेरिका ने पाकिस्तान को पहली इमदाद दी थी, कोई $66 लाख समथिंग। उस कार्टून में दिखाया यह गया है कि 2 अमेरिकन पाकिस्तान की जो काबीना है उसकी अंदर की बातों के ऊपर कान लगा के खड़े हैं और आपस में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब हमसे कर्ज ले लिया है, अब ये कभी अपने पाँव पर खड़ा नहीं होगा। आज 75 साल के बाद वो जो कार्टून है उसके मफहूम और मानी और उसका पैगाम आज भी मेरे कानों में तो घूम रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो जो इंजेक्शन अमदाद का लगा था उस इंजेक्शन ने पूरे वजूद को जहर-आलूद कर दिया है। खुदा के लिए अपने वसाइल पर इन्हिसार करें और कोशिश करें कि अपने वसाइल को बेहतर इस्तेमाल करके अपने आप को पाँव पर खड़ा किया जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, आपकी आरा का इजहार कीजिएगा, हमारी रहनुमाई करें, हमें अपने सजेशन से भी आगाह करें। हम इंशाअल्लाह आपकी आरा की रोशनी में मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।